क्या बताया था? ग्राफ। अच्छा, फर्स्ट पीपीटी चल रही थी ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर की स्टार्टिंग की थी हमने। चलो तो देखते हैं क्या है इक्विलिब्रियम में। कितनी स्लाइड होगी होंगी? अप्रोक्स 10। मेक अ नोट। डबल हेडेड एरो बहुत आगे है। ट्वेंटी। ऑब्जर्व द ग्राफ। हो गए ग्राफ ये? गो टू स्लाइड 27। ये नहीं हुआ। ये ग्राफ हो गए? ये वाला भी हो गया? ठीक है, बता देना। क्वेश्चन हो गया? ऑप्टिमाइजेशन वाला भी बता दिया था। यहां से चलेगा शायद, है ना? यहीं से स्टार्ट होगा? अच्छा, इधर देखो तुम, लास्ट, सेकंड लास्ट, उठकर इधर आ जाओ। तुम सेकंड लास्ट, चलो इधर आ जाओ। तो मैं कब कह रहा हूँ बात कर रहे हो? ना ना, बात नहीं कह रहा मैं तुम्हें, बस यहाँ देखो। तो अब हमारा नेक्स्ट है, पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है? व्हाट आर द मोस्ट कैन, पढ़ो, कैन केमिकल इक्विलिब्रियम बी अप्लाइड फॉर आयनिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक बार इक्विलिब्रियम का फिर से मैं रिवीजन बता देता हूँ छोटा सा। वो ये है, मैंने एक एग्जांपल दिया था डेली लाइफ का। एक चिंटू है और दूसरा कौन है? एक चिंटू है और दूसरा है मिंटू। आ जल्दी फटाफट, ठीक है? तो इसके पास हैं 10 बॉल और इसके पास हैं 0 बॉल। बताओ बॉल जो इंटरचेंज होगी कहां से स्टार्ट होगी? इतनी बात तो कंफर्म है, यानी कि रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट से स्टार्ट होगी। और अगर रिएक्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट से स्टार्ट हो जाएगी। अगर रिएक्शन आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में जाती है तो यानी कि इसने, चिंटू ने इसको बॉल फेंकना स्टार्ट किया और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मेरे पास जब 7 बॉल आ जाएंगी, 7 बॉल रह जाएंगी और मेरे पास जब 3 बॉल आ जाएंगी, इसके बाद हमें ये बॉल को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, इसने पहले इसको 3 बॉल फेंक दी और उसके पास 3 बॉल कर दी और खुद के पास कितनी होगी? 7। अब इन दोनों को बॉल इंटरचेंज करनी है और इस तरीके से करनी है, इसकी 7 मेंटेन रहे और इसकी 3 मेंटेन रहे। तो बोलो अगर इसने इधर से 3 बॉल या इधर से 1 बॉल फेंकी तो ये वापस कितनी बॉल फेंकनी पड़ेगी? 1। तो दोनों बराबर हैं। अगर इसने 1 मिनट के अंदर 2 बॉल फेंकी तो इसे 1 मिनट के अंदर क्या फेंकनी पड़ेंगी? 2 बॉल। बराबर है? तो ये 7 और 3 मेंटेन रहेंगे। तो हम बोलेंगे चिंटू के बॉल फेंकने का रेट और मिंटू के बॉल फेंकने का रेट क्या है? बराबर। बराबर है ना? ये कांस्टेंट नहीं, बराबर। कांस्टेंट अलग चीज है, बराबर होना अलग चीज है। तो 2 और 2 बराबर, 1 और 1 बराबर, ठीक? तो ये जो है, ये है हमारा रेट और ये है हमारी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन यहां आपको दोनों को बराबर दिख रही है क्या? कांस्टेंट दिख रही है क्या? बताओ। कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो। 7 की 7 बनी हुई है, 3 की 3 बनी हुई है, दोनों कांस्टेंट तो है, बराबर नहीं है। दोनों कांस्टेंट भी है, बराबर भी है। तो इक्विलिब्रियम में रेट कांस्टेंट भी होता है, बराबर भी होता है, लेकिन कंसंट्रेशन मे और मे नॉट बी इक्वल। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है चिंटू मिंटू बोलें कि 5-5 पर करेंगे ये वाला काम, कि जब तुम्हारे पास 5 हो जाएंगी, मेरे पास 5 हो जाएगी, तब ये अगर 2 बॉल फेंकेगा तो ये भी वापस कितनी बॉल फेंकेगा? 2 बॉल। तो इस केस में रेट इक्वल है कि नहीं है? 2-2 फिक्स है, मतलब कांस्टेंट भी है। अब यहां देखो कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो है प्लस इक्वल भी हो गई। तो कंसंट्रेशन तो इक्वल हो भी सकती है और
नहीं भी हो सकती, इसके आगे लगेगा में, लेकिन रेट हमेशा कांस्टेंट भी होगा और इक्वल भी होगा। तो ये है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में भी होता है, केमिकल प्रोसेस में भी होता है। चैप्टर में हम केमिकल में पढ़ेंगे। फिजिकल में मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक बोतल को पानी में भर के रख दो, या पानी को बोतल में, पानी को बोतल में, ठीक है। पानी किसने किया था एक्सपेरिमेंट, या ऑब्जर्व किया हो किसी ने, किसने किया था एक्सपेरिमेंट? बस एक ही स्टूडेंट, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। इससे आपका इंटरेस्ट पता चलता है कि आपको पढ़ने का कितना इंटरेस्ट है। कुछ नहीं करना था, एक बोतल लाते भर के, आधा पी जाते, आधी छोड़ देते, सुबह उठ के देख लेते, बस इसमें क्या, तुम्हें उसमें बैठना तो उसे देखना था बैठकर। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें इक्विलिब्रियम जम आ जाएगा कुछ टाइम बाद, वाटर की ड्रॉपलेट खाली जगह पे आपको जमी हुई मिल जाएंगी, तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, वो केमिकल नहीं है। किस किस के बीच में, वाटर और उसकी वेपर के बीच में, तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो वाला, है ना। हमें यहाँ कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो कह रहा है कि कैन केमिकल इक्विलिब्रियम बी अप्लाइड फॉर आयनिक रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्वेशन में भी होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्वेशन में भी होता है, जिसको हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम करके, है ना। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आयंस में भी आपस में इक्विलिब्रियम होता है, आयंस के अंदर भी इक्विलिब्रियम होता है और केमिकल इक्वेशन में भी इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख रहा है, यस। तो इसका तो अलग ही चैप्टर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। व्हाट आर द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम। तो हम बात कर रहे हैं, पहले हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम पाया जाता है, फिर केमिकल पा जाएंगे। केमिकल पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले हम फिजिकल वाले एग्जांपल देख रहे हैं। फिजिकल वाले एग्जांपल देखो, फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, क्या एक एग्जांपल है फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस फिजिकल इक्विलिब्रियम का। फेस समझ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये है फेस, ठीक है। जब आप बॉईल करते हो तो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जब बर्फ मेल्ट होता है तो सॉलिड और वाटर इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो यहाँ ये भी इक्विलिब्रियम है, बर्फ और पानी का, और पानी और स्टीम का, ये भी इक्विलिब्रियम है दोनों, ठीक है। तो फेस की जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, चाहे सॉलिड से लिक्विड जाए, लिक्विड से गैस जाए, वहां भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। देखेंगे एक एग्जांपल एक एक। व्हाट डू यू मीन बाय फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो पता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस जाना, इसको बोलते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्लास 9th में भी है। इन सिंपलेस्ट वे चेंज ऑफ स्टेट, दैट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू वेपर, ये सब के सब फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर 3 स्टेट ऑफ मैटर चेंज वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। पता है 3 स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में बिल्कुल हो सकते हैं, सॉलिड और वेपर भी दोनों इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, और लिक्विड और वेपर ये भी दोनों किस में हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं सॉलिड और लिक्विड का, आप क्या करो, एक ऐसा कंटेनर लो जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखा हो आपने, तो इसके अंदर पानी भर दो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भी होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस भी होती है, और इसमें आइस को डाल दो, ठीक है। तो ना तो आइस मेल्ट होगी और ना ये वाटर फ्रीज होगा, दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ ना तो मेल्ट होगा, वाटर ना फ्रीज होगा। जितने मॉलिक्यूल बर्फ के पानी में जाएंगे उतने मॉलिक्यूल पानी के फ्रीज हो जाएंगे। तो जो जितना भी आपने बर्फ इसके अंदर रखा होगा उसका वेट उतना ही रहेगा, वाटर भी फ्रीज नहीं होगा, वाटर भी इतना रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है किस किस के बीच में, बर्फ और पानी के, ठीक है। इस तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन रख सकते हैं। सॉलिड और वेपर, सॉलिड और वेपर कितने स्टूडेंट आए हैं टोटल,
पेन तो दिखा, पेन काउंट करना कितने देवांश। टोटल एब्सेंट कितने होंगे? लगभग होंगे 65 एब्सेंट होंगे, है ना, क्योंकि 90 करीब है ना। कितने एब्सेंट लिखूं? 37 टोटल की बात कर रहे हैं। 37 अच्छा, अपने आप को छोड़ दिया। अच्छा 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 अच्छा, लो पेन। देखो सॉलिड और वेपर, कोई एग्जांपल बता सकता है? सॉलिड और वेपर। कैम्फर, कैम्फर को जब आप गर्म करोगे सीधा वेपर बनती है। तो जब आप कैम्फर को कभी गर्म करोगे, कैम्फर बोले तो कपूर, तो सीधा उसकी क्या बनेगी? वेपर, है ना। तो इन दोनों के बीच में भी क्या एग्जिस्ट कर सकता है? इक्विलिब्रियम। लिक्विड से वेपर, ये तो सबसे आसान है। पानी को गर्म करो आप, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रख दो एक कंटेनर के अंदर, उसमें आपको स्टीम भी मिलेगी और वाटर भी मिलेगा, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो ये सारे के सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम है, तीन फेस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड और लिक्विड एग्जांपल दे रखा है, सॉलिड आइड से किस में जाना? वाटर। तो इसका एग्जांपल ही तो है भाई, सॉलिड तो हो गया आइस और लिक्विड हो गया वाटर, अभी बताया एग्जांपल, ये रहा यहाँ पर। आपने देखा होगा बहुत सारी वो देखी होंगी क्या, नदियां देखी होंगी, उसमें पानी भी रहता है और बर्फ भी रहता है, तैरता हुआ रहता है ना। तो वो इसलिए रहता है क्योंकि बर्फ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ना तो बर्फ मेल्ट होता है ना पानी फ्रीज होता है, वो इसलिए एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। आपने देखी होंगी बहुत सारी नदियां दिख रही हैं, बर्फ दिख रहा है ये, है ना। तो ग्लेशियर में इसी तरीके की कुछ फेनोमेना ऑब्जर्व होती है, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम की वजह से होता है। ये एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया था, एक कंटेनर ले लो, उसके अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर रख दो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस रखो, ना आइस मेल्ट होगा ना वाटर फ्रीज होगा, दोनों अपनी अपनी स्टेट में रहेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। व्हाट डज दिस फिगर इंप्रेस अपॉन? आइस एंड वाटर केप्ट इन परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोप्लास्ट, मतलब ना तो हीट इसकी बाहर जा सके ना हीट अंदर आ सके, है ना। ऐसे भी तो करना है ना, पता लगा आपने सिंपल कंटेनर में रखा तो बाहर से हीट अंदर पहुंच जाएगी, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा लेना जैसे आपका थर्मस होता है जिसमें हीट ना तो अंदर जाती है ना बाहर से अंदर आती है। एट 273 केल्विन एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। सॉलिड आइस लिक्विड वेपर वही है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम द अबव इक्विलिब्रियम। क्या? मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद टाइम, ये तो बोला मैंने, ना तो आइस का मास चेंज होगा ना वाटर का चेंज होगा, ठीक, ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर रिमेन्स, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना ही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल ही दिया मैंने, उसे चेंज कर दिया तो फिर बर्फ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और पानी का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर कर दिया -5 तो फिर पानी जो है जमना शुरू हो जाएगा, वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, आइस का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर 0 रखना है, ठीक है, कांस्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई बर्फ का जो एक भी मॉलिक्यूल है वो एक जो है बिल्कुल वहीं के वहीं जमे हुए, नहीं। क्या प्रोसेस चल रहा है? ये रहा हमारा आइस, ये रहे आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स और ये इसके चारों तरफ क्या है? वाटर लिक्विड। प्रोसेस चल रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल मेल्ट हुआ, एक मॉलिक्यूल फ्रीज हो गया, ये है इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, चल रहा है प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आइस वाटर से आइसोलेटेड है और वाटर आइस से आइसोलेटेड है, ना वो अपना मॉलिक्यूल फ्रीज कर रहा ना ही अपना मॉलिक्यूल मेल्ट कर रहा, नहीं, एक मॉलिक्यूल इसका मेल्ट होता है, एक मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाता है, फिर वही बात आ गई, चल रहा है प्रोसेस। 10 मॉलिक्यूल मेल्ट होते हैं, 10 मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं, चल रहा है प्रोसेस, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक तो फिजिक्स में आते हैं, इक्विलिब्रियम जो बताया था मैंने ब्लॉक वाला एग्जांपल,
वहां तो ब्लॉक एक जगह रुका होता है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आगे देखो, एन इंटेंस एक्टिविटी इज नोटिस एट द बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर। यही तो बात बोल रहा मैं कि आइस और वाटर की जहां पर बाउंड्री लाइन है वहां पर आपको फोकस रखना होगा। क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूल फ्रॉम लिक्विड वाटर कूलिंग अगेंस्ट आइस, आइस के मॉलिक्यूल कूल हो रहे हैं। एडेड टू इट एंड सम वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आइस एट द सेम टाइम पास इनटू लिक्विड फेज इंडिकेटिंग डायनेमिक। जो बात मैंने भी आपको समझाई है वही तो है। पढ़ो उसको जरा, क्या लिखा है? यही है। अरे जो अभी तो समझाया था, अरे यार ये नहीं समझाया था। ये रहा आइस, ये रहा वाटर, ये फ्रीज हुआ, ये मेल्ट हो गया, फ्रीज हुआ, मेल्ट हो गया। वही बात तो लिख रहा है कि आपको बाउंड्री लाइन पर फोकस रखना पड़ेगा कि बाउंड्री लाइन पर जो है इक्विलिब्रियम चल रहा है। कुछ मॉलिक्यूल मेल्ट हो रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल फ्रीज हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई। तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये वही है। 5th पॉइंट क्या है? देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ आइस एंड वाटर एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस टू वाटर, वाटर टू आइस इज इक्वल। तभी तो चेंज नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, 6 नाउ वी कैन से दैट आइस एंड वाटर इन इक्विलिब्रियम ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने ये जो इक्विलिब्रियम चल रहा है तो एक टेम्परेचर फिक्स रखा होगा और प्रेशर तो फिक्स होता ही है। हम यहाँ रूम में बैठे हैं तो यहाँ भी प्रेशर फिक्स है 180। टेम्परेचर भी अप्रॉक्स फिक्स है यहाँ पर जो हम बैठे हैं। भाई हद से हद कितना होगा? 10 होगा, 7-8 होगा, है ना? फिक्स है, बैठे यहाँ पर। और प्रेशर तो हमेशा फिक्स ही होता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जहां भी प्रैक्टिकल कराओगे टेम्परेचर प्रेशर तो फिक्स होता है। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है। यानी कि मैंने आपसे ये बोला कि ये कंटेनर को के अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन रखा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर कितने डिग्री का लिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस कितने का लिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेल्ट भी हो रहा है, साथ साथ फ्रीज भी हो रहा है। आइस के अमाउंट में और वाटर के अमाउंट में कोई चेंज दिखने को मिल रहा है? इसका मतलब आइस बोले तो सॉलिड, वाटर बोले तो लिक्विड, दोनों के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम। किस टेम्परेचर पर हो रहा है कहानी? तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, आप बर्फ से पानी की तरफ आओगे तो आपको मेल्टिंग पॉइंट नजर आएगा और पानी से बर्फ की जाओगे तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट फील होगा। होंगे दोनों बराबर ही। समझे बात? पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 7। तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर डेफिनेशन आती है मेल्टिंग पॉइंट की तो आपको पॉइंट नंबर 7 लिखना होगा। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं वो टेम्परेचर उसका कहलाता है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट या फिर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक ही बात है, बस डायरेक्शन अलग है। जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो आपको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है और जब लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। बस इतना फर्क है। पॉइंट नंबर 7 क्लियर है? yes, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट, आगे, वाटर बोथ अपोजिंग फोर्सेस अकर्स साइमल्टेनियसली, बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम। भाई दोनों फोर्स अपोजिट ही तो है, एक सॉलिड से लिक्विड में ला रहा है, एक लिक्विड से, दोनों अपोजिट प्रोसेस है कि नहीं है? बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, सेम रेट से हो रहे हैं तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन है। सच दैट द मास ऑफ आइस एंड वाटर आर सेम। सिंपल क्वेश्चन आया ये, बताओ जरा क्या है? 4th डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है। आगे देखो, ऐसा है हम कुछ वीडियो बना रहे हैं
1 मिनट की 2 मिनट की सोशल मीडिया के लिए, उसमें बच्चे अपने व्यूज रखेंगे। हर क्लास से ऐसे 5 बच्चे रहेंगे, कंटेंट हम बताएंगे क्या बोलना है, वो एक्शन भी होगा। हमें ट्यूशंस भी नहीं दी होती, सोशल मीडिया पूरे मेरिट में चलेगा। कुछ बच्चों के स्टेटमेंट रूम क्या, जैसे कोई घर वाला कुछ चाहे कोई बोर्ड लगे कि बच्चे का फोटोग्राफ होगा और उसका स्टेटमेंट होगा। ऐसे कोई 5 बच्चे अपना नाम लिखा था जो बोल सकते हैं, स्कूल में आकर बोल सकते हैं 1-2 मिनट के लिए स्कूल के बारे में। ऐसे बच्चे हाथ पकड़। आकांक्षी, अनुष्का, आकांक्षी, नेट चल नहीं रहा, मैं तो रिकॉर्ड पे लगा रखी। यस, और इसका व्यूज हो, कोई आइडेंटिटी व्यूज नहीं बोलने, जो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग है। चलो संक्षिप्त अनुष्का 5 हो गए। और कौन है? कौन है? ऋषि। आपका रिया, दिशा को मास्क लगाना पड़ेगा ना। तो बोलना है हैं? बोलना है? What are you doing? इसमें हम चलाएंगे उसका 10 का चला दें या उसका चलाएंगे जो बेस्ट रहेगा। हमें कुछ नहीं बोलना, ना बताना है कि आपको क्या बोलना है, जो आपके खुद ओरिजिनल व्यूज हैं वही आपको करने हैं। और एक गांव में जिसका गांव का एक बच्चे का रहेगा, उसमें से तो एक गांव में हमने 4 बच्चों को लगा दिए, बोर्ड ले लेंगे गांव पूरा। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ जी, बताएं इसका आंसर। आंसर बोलो। बताओ कौन सा आंसर होगा। दोनों डायरेक्शन में चलता है, एक डायरेक्शन में? इट इज बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिक्विड वेपर और गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लिक्विड और वेपर सोचो, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, गैस इक्विलिब्रियम। तो ये वाटर और स्टीम वाला एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं क्या है इसमें कहानी। तो लिक्विड और वेपर वाला देखो अब क्या होता है। ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है भाई? ये वाला, ये शायद हमने किया था कल भी। जार कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विच इज अ डेसिकेंट, इट रिप्लेस ऑल द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको एक कंटेनर दिख रहा होगा यहां पर, है ना? इसमें सबसे पहले एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को भर के रखेंगे। अभी वाटर नहीं रखा, पहले कैल्शियम क्लोराइड रखा। ये चाल समझो इनकी, क्या इनकी झूठी चाल है। देखो ये क्या करेंगे, देखो मॉइस्चर तो हर जगह है, यहां हम बैठे हैं, रूम में भी है, तो कैल्शियम क्लोराइड का काम हो, ये कैल्शियम एनहाइड्रस जो होता है ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर पहले वाटर रखने से पहले क्या करेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखेंगे, ताकि इस कंटेनर की जितनी भी मॉइस्चर है सबको क्या कर ले, एब्जॉर्ब। हम ये नहीं चाहते कि एक भी वाटर का मॉलिक्यूल इसमें पहले से ही प्रेजेंट हो। हम ये चाहते हैं कि जितना भी वाटर के मॉलिक्यूल एवोपरेट होकर आए वो हमारे उस वाटर से आए जो हम इसमें भर के रखेंगे, ताकि हम इक्विलिब्रियम को देख सकें, कब आ रहा है, कितने टाइम पर आ रहा है और कितना आ रहा है। हम नहीं चाहते एक भी वाटर का मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में यहाँ पहले से प्रेजेंट हो। तो हमने क्या किया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको यहाँ पर रख दिया, वो सारी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरीके की चीज एक और आती है, सिलिका SiO2। आपने देखा होगा जो आप न्यू सामान खरीदते हैं, जैसे शूज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो उसमें छोटे छोटे व्हाइट पैकेट रखे होते हैं। वो इसलिए रखे होते हैं अगर मान लो मॉइस्चर की वजह से वो चीज खराब ना हो जाए। मॉइस्चर, बारिश वगैरह पड़ती है तो मॉइस्चर आ जाती है, तो वो पैकेट सिलिका के होते हैं,
शूज में रखे होते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो नया सामान निकलता है उसमें रखे होते हैं छोटे छोटे वाली। वो क्या करते हैं, अगर मॉइस्चर उसमें ट्रैप हो जाती है, उस मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब, वरना मॉइस्चर अगर रहेगी वो कुछ ना कुछ खराब ही करेगी, है ना। तो उसी तरीके से एनहाइड्रस CaCl2 होता है। जिस तरीके से जो हम नई सामान खरीदते हैं उसमें पैकेट रखे आते हैं वो सिलिका होता है, SiO2, काम उसका भी वही है, ठीक है। तो ये इन दोनों का काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो पहले जार के अंदर कैल्शियम क्लोराइड को भर के रखा जाएगा। इसका काम क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड का, किसकी मॉइस्चर को, जार और कंटेनर के अंदर जितनी भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगी उसको एब्जॉर्ब कर लेना, बिल्कुल एकदम क्लियर कर देगा मॉइस्चर से, ठीक है। ये करने के बाद लिक्विड वेपर फिर हम इसमें वाटर भर के रखेंगे। अब इसकी पॉइंट पढ़ो जरा। पहला पॉइंट, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कैन बेटर अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स और अ जार कैरिंग अ यूट्यूब विद मरकरी। यूट्यूब जानते हो, वो वाला नहीं जो लिखा था, यूट्यूब कल बताया था ना, ये जिसमें मरकरी भरी होती है और इसकी हेल्प से हम प्रेशर को मेजर करने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ो, या तो ये भर लो या ये रखो एनहाइड्रस, सही है। सारी मॉइस्चर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ना। आगे देखो, ऑब्जर्व दी, अब आ गया एक्सपेरिमेंट, देखो रख दे कंटेनर भर के। क्यों, हम चाहते थे कि ये एक भी मॉइस्चर अगर हो ना तो ये यही से आ रही हो, पहले से प्रेजेंट ना हो इसके अंदर, ताकि हमें एक्चुअल में पता लग सके कि कितना इक्विलिब्रियम कब आया और कैसे आया, ठीक है। तो भाई कल पूरा प्रोसेस समझा दिया था। ये लिक्विड से वेपर जाएंगे, पहले स्टार्टिंग में इवोपरेशन होगा, लेकिन धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जितना इवोपरेशन उतना कंडेंसेशन, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जितनी भी वेपर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगा रही होगी उसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर। प्रेशर यहां लगे, दीवारों पर लगे, दोनों सेम होगा, तो वही प्रेशर यहां भी लगेगा। ये इसके लेवल को नीचे दबाएगी, ये लेवल ऊपर उठ जाएगा, तो दोनों हाइट के डिफरेंस से हम क्या मेजर कर लेंगे, प्रेशर। यहां का कंटेनर का प्रेशर निकल जाएगा, वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम ही तो मेंटेन है, इक्विलिब्रियम ही तो है। कल भी बताया था कि वेपर प्रेशर तब आता है जब क्लोज्ड कंटेनर के अंदर लिक्विड और वेपर के बीच में क्या डेवलप हो जाता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। उस वेपर प्रेशर को अगर मैं ये ना लगाऊं तो आप कैसे मेजर करोगे वेपर प्रेशर। इसका लगाने का मकसद समझ रहे हो, ये जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लग रहा है इसको मेजर कर रहा है ये यूट्यूब जो लगाया है, यूट्यूब मैनोमीटर जो लगा है, इसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ वेपर जो प्रेशर लगा रही है सरफेस पे उसको मेजर करना। अगर आपने ये नहीं लगाया तो फिर कैसे मेजर करोगे, मेजर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपने बाइक में जब हवा भराते हैं तो उसके अंदर एयर कितने प्रेशर पर है उसको मेजर करने के लिए भी आपको बाहर से एक मीटर लगाना पड़ता है जिसको प्रेशर गेज बोलते हैं। या उसमें घुस जाते हो उसके अंदर, ट्यूब के अंदर, कि कितना प्रेशर, अच्छा वापस आ जाओ, ऐसा कुछ करते हो क्या, करते हो ऐसा। जो गाड़ी का पीछे का पहिया होता है उसमें 40 mmHg भरी जाती है हवा, एयर, और जो आगे वाला होता है टायर उसमें थोड़ा कम भरते हैं, है ना। तो उससे जो है गाड़ी एकदम बैलेंस चलती है, ठीक है। तो उसमें बाहर से लगाया ना प्रेशर, उसको बोलते हैं प्रेशर गेज, जो वो मीटर से होता है ना। तो मेजर करने के लिए आपने बाहर से कनेक्ट किया, तो प्रेशर मेजर करने के लिए आपने बाहर से कनेक्ट किया। तो जो काम हम गाड़ी में जब हवा भराते हैं वो बाहर से मीटर करता है, वही काम ये कर रहा है, बस ये समझ लो आप, ठीक है। ये प्रेशर इतना कम होगा कि उस प्रेशर गेज से इसको मेजर नहीं कर सकते, इसका अलग ही आता है मैनोमीटर, छोटा सा, है ना। ये प्रेशर कम होता है थोड़ा सा, तो ठीक है जी। तो यहां पर ये ग्राफ दे रखा है। ग्राफ क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वाटर वेपर प्रेशर। यहां क्या लिखा हुआ है, आप इस ग्राफ की नेचर पे ध्यान दें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप ये रटने की जरूरत नहीं, आप ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर ज्यादा बनेंगी कम बनेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर पूछ रहा हूं एक बार सोच लो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर ज्यादा बनेंगी कम बनेंगी, कंफर्म है। अगर वेपर ज्यादा बनेंगी तो प्रेशर सरफेस पर ज्यादा लगाएंगी कम लगाएंगी, तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा कम आएगा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर ऊपर जा रहा है,
कोई दिक्कत? इस तरीके का करवाता है हमारा, सिंपल है। तो इस कर्व में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो नेक्स्ट, ये कंटेनर बना रखा है जो कल मैंने बनवाया था आपको। यहाँ ये लिक्विड, यहाँ पर ये वेपर, दोनों में क्या मेंटेन है? इक्विलिब्रियम। यहाँ लिखा हुआ वोलेटाइल सोल्वेंट। वोलेटाइल सोल्वेंट बोलते हैं ऐसा सोल्वेंट जिसकी वेपर बनाई जा सके, उसको बोलते हैं वोलेटाइल सोल्वेंट। ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक। ये जो मॉलिक्यूल है वो है वेपर का, ऊपर लिखा हुआ है वेपर मॉलिक्यूल ऑफ सोल्वेंट। और नीचे वाला मॉलिक्यूल कौन सा है बताओ? ऊपर वाला वेपर का मॉलिक्यूल है, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल। बोलो ना पूरा, लिक्विड मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पढ़ो जरा। सही है। जब वो प्रेशर आकर, जब वो वेपर आकर प्रेशर लगाएगी तो ऐसे दबाएगी तो लेवल नहीं उठ जाएगा ऊपर? पहला पॉइंट क्लियर। ये सारे वही पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पढ़ो। कुछ टाइम बाद आके लेवल रुक जाएगा तो मैं मानूंगा कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका है। अगर लेवल रुक गया तो मैं क्या मानूंगा? इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, आगे देखो। पहले से तो डिक्रीज होगा नहीं होगा? बिल्कुल इनिशियल में जब आपने पानी डिश के अंदर पानी भर के जस्ट रख के एकदम क्लोज किया है वो वाला वाटर, और उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वाटर, तो लिक्विड वाटर में तो कुछ फर्क आएगा नहीं आएगा? कुछ की तो वेपर बन जाएगी ना, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम तो घट ही जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर। आगे देखो, पढ़ो जरा, सारे पॉइंट बता चुका हूं। जब आपने पानी भर के रखा तब तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं था वेपर के अंदर, जार के अंदर तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं था, वेपर एक भी नहीं थी, तो प्रेशर आएगा क्या कहीं से? नहीं, जीरो प्रेशर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वेपर बनती गई, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, तो वेपर प्रेशर भी आ गया। बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, पढ़ो जरा, पढ़ो जरा। The water vapor produced due to evaporation is reversed to water liquid molecules by condensation. Thus, rate of evaporation becomes equal to rate of condensation when the mercury level remain constant, and thus the system has attained equilibrium, and equilibrium has been recognized by constancy of pressure. ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये सारी वही बात है घुमा फिरा के जो मैं समझा चुका हूं कल आपको वेपर प्रेशर वाले में। ठीक है, वाटर वेपर प्रोड्यूस, सही बात है, प्रोड्यूस हो जाएंगी, प्रोसेस रिवर्स चलने लगेगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा? वेपर प्रेशर, और प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलेंगे, और वो कांस्टेंट फिक्स हो जाएगा। टेम्परेचर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो वेपर ज्यादा बन जाएंगी, फिर तो प्रेशर बढ़ ही जाएगा, है ना। आगे देखो, ये भी बता चुका था कल। वाटर लिक्विड में, वाटर वेपर में रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम में दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन एट इक्विलिब्रियम दोनों क्या हो जाएंगे? ये भी कल आ चुका है। पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा हुआ है? किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखो, ये कुछ क्वेश्चन है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या कहते हो? अगर वाटर की जगह अल्कोहल ले लिया जाए, मिथाइल अल्कोहल ले लिया जाए, ईथर ले लिया जाए, या फिर एसीटोन ले लिया जाए, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर कंपेयर टू वाटर? क्या फर्क पड़ेगा? वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ, देखो लिक्विड चेंज आएगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा, है ना।
ड्यू टू, क्योंकि किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और किसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना। अभी मैं इसको समझाता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? अच्छा चलो उसी को एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ा सा। देखो अगर आप वाटर को सोचते हैं तो वाटर को जरा देखो, यहां पर ये रहा वाटर, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, इधर भी बना रहा होगा। यहां लोन पेयर है, लोन पेयर से भी बॉन्डिंग बनाता है, ये बना रहा बॉन्डिंग, H से बनाएगा ना बॉन्डिंग। ठीक है जी, यहां किससे बनाएगा? O से। तो बताओ एक वाटर का मॉलिक्यूल कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है? सिर्फ इसको ध्यान से देखो, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है? 4। आ जाओ जी एल्कोहल पर, C2H5OH ही है, कितने लोन पेयर? 2 लोन। ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां से बनेगी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से बनेगी, एक यहां से। ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है? 3। ठीक है, अब आपको क्या लगता है किसके मॉलिक्यूल, वाटर का और अल्कोहल का, ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से पकड़े हुए हैं? वाटर के। तो किसके मॉलिक्यूल देर में वेपर में कन्वर्ट होंगे, वाटर का या अल्कोहल का? वाटर का। तो वेपर किसकी कम बनेगी? वाटर। ज्यादा किसकी बनेगी? तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आएगा? सिंपल। ठीक है, यानी कि अगर आपने लिक्विड चेंज किया तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। एक और सिंपल एग्जांपल, आपने लिया वाटर और आपने लिया हनी, शहद, क्या लगता है किसकी वेपर ज्यादा बनेगी? वाटर की। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आएगा? सिंपल। ठीक है, तो कुछ समझ पा रहे हो नहीं? इसका मतलब अगर आपने वाटर को हटा के कोई दूसरा लिक्विड ले लिया तो वेपर प्रेशर एकदम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा ये। इसी तरीके से हम एसीटोन में देख सकते हैं। एसीटोन देखो आप, एसीटोन एंड ईथर, CH3COOCH, ये एसीटोन होता है, जानते हो कोई? एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, कोई जानता है कि नहीं? नहीं जानते? ये एसीटोन का और ये ईथर का। ईथर का तो पेपर में भी आया था, जिसमें एंगल पूछा था मैंने। अरे ईथर का होता है, ये वाला ईथर का है, नीचे वाला कौन सा है? एसीटोन। बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है कहीं? इसमें दिख रही है कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो इनके आपस के जो मॉलिक्यूल होंगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इसका जो दूसरा भाई होगा CH3OCH3 पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दोनों के बीच में बस प्लस माइनस का इंटरेक्शन होगा, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है। तो इसके मॉलिक्यूल ने प्लस माइनस का इंटरेक्शन बनाया हुआ है। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो वीक होती है, तो ये तो बहुत जल्दी वेपर बनाएंगे। तो एसीटोन और ईथर की तो वेपर बहुत जल्दी बनेगी, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से पकड़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना, तो इसका वेपर प्रेशर तो और ज्यादा आएगा, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से अपना बॉन्ड तोड़कर किसमें चले जाएंगे? वेपर में। ज्यादा वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, और वेपर प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। वहां तो इसने आपसे रीजन नहीं पूछा, इसने बस आपसे क्या पूछा है? इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ईथर एसीटोन, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर कंपेयर टू वाटर। तो आपको वाटर से कंपेयर करके बताना क्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वाटर और अल्कोहल किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल। वाटर, अच्छा एक अल्कोहल, वाटर और मिथाइल अल्कोहल एक ही तो बात है भाई। मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है और अल्कोहल C2H5OH होता है। तो यहां भी 3 बॉन्डिंग बनेगी, यहां भी 3 बॉन्डिंग बनेगी, तो जो रिजल्ट इसमें आएगा वही रिजल्ट किसमें आएगा? इसमें। तो बताओ अल्कोहल और वाटर में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आया? अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल वाटर में किसका ज्यादा आएगा? ईथर और वाटर में किसका ज्यादा आएगा? ईथर का, है ना भाई। मिथाइल अल्कोहल वाटर में किसका ज्यादा है? मिथाइल अल्कोहल का। यहाँ भी अल्कोहल का, यहाँ किसका ज्यादा है? ईथर का। और यहाँ भी किसका ज्यादा है? क्योंकि एसीटोन में भी प्लस माइनस बॉन्डिंग है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3
का ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल नेगेटिव, ये आया इसका जुड़वा भाई CH3CO CH3 पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। देखो सिर्फ प्लस और माइनस वाली बॉन्डिंग है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कमजोर होती है, वीक होती है, ठीक है नी। चलो तो इन सारी स्ट्रक्चर की इन सारी स्ट्रक्चर बना लो, मैं बना रहा हूं दोबारा से। हाइड्रोजन तो नहीं है ना दूसरे मॉलिक्यूल का, बताओ। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं सारी, समझ गया मैं तुम्हारी बात, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो ये बोल रहे हैं कि ईथर के अंदर तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही? तो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ हो? फोन से, और सामने वाले भी क्या बैठे हो? फोन बैठे हो, या फिर लोन पेयर हो, है ना? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। चलो जी, लोन पेयर बैठा है, सामने वाला दूसरा मॉलिक्यूल आया CH3O CH3, ये रहा लोन पेयर इसका भी। तो इस लोन पेयर ने यहां जाकर पूछा कि भैया हाइड्रोजन है फोन से जुड़ा हुआ? क्या जवाब मिला? नहीं, कार्बन से जुड़ा हुआ है। वापस हो गया वापस, क्योंकि हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग बनाएगा तो क्या देखेगा सामने? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोन पेयर। तो लोन पेयर तो है हमारे पास, ये रहा। तो सामने हमें क्या ढूंढना है? हाइड्रोजन। किससे कनेक्ट? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जाहिर सी बात है लोन पेयर से तो कनेक्ट हो नहीं सकता हाइड्रोजन, तो किसी से कनेक्ट ढूंढेंगे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो भैया बताओ, कहीं भी आप बता दो कौन सा हाइड्रोजन है जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस खत्म। तो प्लस माइनस वाली होगी, प्लस माइनस वाली बनाओ। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल टू नेगेटिव, क्योंकि दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है ना। पार्शियल पॉजिटिव माइनस टू नेगेटिव। तो ये प्लस किससे बॉन्डिंग करेगा? ऐसा करेगा नहीं करेगा? बॉन्डिंग नहीं करेगा, सिर्फ इंटरेक्शन, जो कि प्लस माइनस में होता है। भाई प्लस माइनस तो इंटरेक्ट करते नहीं करते। ये किस में आ गई? ईथर में, है ना। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारे डायग्राम बना लेने हैं जो मैं यहां पर बना रहा हूं। एसीटोन प्लस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, जी है लोन पेयर? हाँ जी है लोन पेयर। दूसरा भाई, हम गए दूसरे मॉलिक्यूल के पास, हमारे पास लोन पेयर था, तो हम जी दूसरे मॉलिक्यूल के पास गए, भागे भागे, पूछा हाइड्रोजन से क्या फोन से जुड़े हुए हो? क्या बोला? तो वापस, तो फिर कौन सी बॉन्डिंग होगी? प्लस माइनस की। ये रहा प्लस माइनस, ठीक। तो ये वाला भी डायग्राम बना लो, ईथर वाला भी, एसीटोन वाला भी। उसी क्वेश्चन के आंसर में आएंगे सारे। और वाटर को तो बना ही सकते हैं। वाटर एक लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो यहां से भी बॉन्डिंग, यहां से भी बॉन्डिंग, यहां से भी बॉन्डिंग, 4। एल्कोहल का C2H5OH, हाँ भाई, यहां से भी बॉन्डिंग, यहां से भी बॉन्डिंग, मिथाइल एल्कोहल CH3OH। भाई दिख गया क्या नहीं सब कुछ? हाँ जी, और बताओ किसी को कोई डाउट? बताओ, कुछ डाउट पूछो यार, मजे नहीं आ रहा। नोट कर लो सारे डायग्राम। तो सबका वेपर प्रेशर वाटर से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वाटर के अंदर सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे मॉलिक्यूल चलो ठीक है फिर खा लो, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ लेते हैं बहुत तेजी से, और वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इन सब में बॉन्डिंग जो है कमजोर है, तो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ज्यादा वेपर बनती है, ज्यादा वेपर प्रेशर आता है। ये उस क्वेश्चन के आंसर में सारे डायग्राम बनेंगे, ठीक है। और लाइन वहां पे लिखी हुई है, ऐसे लिख लेना, ये ऐसे यहां लिख लेना, वीक इंटरेक्शन, है ना इसके पास। चलो बस यहीं से स्टार्ट करेंगे, वीक इंटरेक्शन। यहां लिख लेना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो है हम यहीं से शुरुआत करेंगे फिर है। ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा क्योंकि नेट तो नहीं चल रहा है, तो रिकॉर्ड किया है ये तो है। कल का लेक्चर मिल गया था है ना? क्या? हाँ ईथर है, ये ईथर है, ये एसीटोन है, वो वाटर है, वो इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल।